सभी को मैं नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का ये लेक्चर बीपीएससी मेंस कैप्सूल जो मैं स्टार्ट किया था उसी का सेकंड पार्ट का वीडियो है। हालांकि कल मैं सेकंड पार्ट का वीडियो अपलोड किया था बट कुछ वॉइस प्रॉब्लम था, इसलिए आज हमको फिर से ये लेक्चर अपलोड करना पड़ रहा है। तो पहले वाले जो मेंस कैप्सूल के सीरीज़ में जो कि हम मेनली टारगेट 67, 68, 69 या यूपीएससी, बीपीएससी या अदर कोई भी स्टेट पीसीआर एग्ज़ाम अगर दे रहे हों तो उसमें ये काफ़ी आपको हेल्पफुल करेगा, क्योंकि इस मेंस कैप्सूल के सीरीज़ में मैं कवर कर रहा हूँ हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंस के टॉपिक हैं उसको मैं कवर कर रहा हूँ। और ये अगर आप पिछले 5 साल का कोई भी अगर मेंस का पेपर देखिएगा, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या अदर कोई स्टेट पीसीएस हो, उसमें जो क्वेश्चन मेंस में पूछा है, जीएस का कोई भी सेक्शन, मेरे इसी जीएस मेंस कैप्सूल से पूछा है और ये काफ़ी हेल्पफुल है। और लगभग इसमें मोस्टली समझिए कि मैं अभी तो इसमें 80 क्वेश्चन है, अभी लगभग मेरा एक बुकलेट और आएगा जिसमें कि उसमें 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। मोटा मोटी 180 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आपको कवर कर दूंगा इस यूट्यूब पे। और इसका करने का मेरा मकसद बस यही है कि आपको जो कंटेंट के लेवल पे जो चीज़ें मार्केट में नहीं है और ये टू द पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आपसे बस रिक्वेस्ट यही कि जब वीडियो मेरा देखें तो इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि मेंस लिखने का ही चीज़ है। तो इसको लिख लीजिए। बाकी जो कल जो मैं फर्स्ट लेक्चर जो लिया था इसमें, तो इसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ से मैं शुरू किया था प्रतिस्पर्धी संघवाद। हाँ, अगर जिसने भी फर्स्ट वीडियो मेरा नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। प्लेलिस्ट का नाम है बीपीएससी मेंस कैप्सूल या मेंस एग्ज़ाम कैप्सूल करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ मैं वीडियो में एक जगह इकट्ठा करके रख दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नीचे जो है उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगा। और जिनको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ आपको ना पूरा पीडीएफ इसका मिल जाएगा। तो ये अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है प्रतिस्पर्धी संघवाद, इस सब में करा दिया था। जो भी दिख रहा होगा विशेषज्ञ का दर्जा का मांग था, फिर भारत आसियान संबंध था, ये सब सारा टॉपिक हो चुका है। एक बार देख लीजिएगा। पीछे जाके यूबीआई था जिसमें नेक्स्ट आपका मेक इन इंडिया में करा दिया था। फिर विनिवेश अभी जानबूझ के मैं छोड़ा हूँ, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक ये संसद में सुधार था। फिर बिमस्टेक में करा दिया था। वित्तीय समावेशन भी टॉपिक हो गया था, डीबीटी हो गया था। फिर भारत चीन संबंध हो गया था। और फिर आपका इसमें एक और था भारत चीन गलियारा भी हो गया था ये, और पाकिस्तान चीन गलियारा और भारत पाकिस्तान संबंध, इतना में करा दिया था। आज जो है ना इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटी का ही कुछ सेक्शन है। आज पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मतलब बीपीएससी यूपीएससी कहीं से भी हो, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना और पूछता ही पूछता है। तो आज का जो पहला जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक। देखिए, अगर आप अपने संविधान को पढ़े होंगे तो उसमें जो है कुछ ऐसे नेचर हैं जो कि कहीं ना कहीं फेडरल सिस्टम को शो करता है और कुछ ऐसे प्रावधान है जहाँ एकात्मक को शो करता है। तो फेडरल या संघीय व्यवस्था का एक सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ 2 लेवल पे सरकार हो, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार हो, इसको हम संघीय व्यवस्था का देश एक समान सी भाषा में कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और कई सारे लक्षण होते हैं जिसके आधार पर हम किसी देश को संघीय व्यवस्था वाला देश कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ को परिभाषा क्या लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी में डायरेक्टली पूछा क्या भारत का संविधान अर्ध संघीय है या संघीय के साथ साथ एकात्मक भी है, वर्णन करें। जो भी क्वेश्चन पूछेगा यही आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, अगर इसमें आपको शॉर्ट में अगर भूमिका अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, संघीय व्यवस्था का तात्पर्य है कि जब कई स्वतंत्र राज्य आपसी समझौते के अनुसार एक संघ का निर्माण कर लेते हैं और संघ निर्मित हो जाने के बाद राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होता है। अमेरिका संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य को कई अधिकार प्राप्त हैं, तो राज्य वहाँ अलग भी हो सकते हैं अमेरिका में, लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहीं एकात्मक व्यवस्था में केंद्र अत्यधिक शक्तिशाली होता है तथा राज्यों का महत्व नाम मात्र का होता है। जैसे इंग्लैंड में राज्यों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक ना। भारत ने उपरोक्त किसी भी व्यवस्था को अपनाने की बजाय दोनों की विशेषताओं को अपनाया है। इसलिए यह विवाद का विषय है कि यह ज़्यादा किसकी ओर झुका हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ
फेडरल का भी कुछ बेसिक फीचर्स है, एकात्मक का भी। हम लोग अर्धसंघीय है, मतलब बीच का रास्ता हम लोग निकालते हैं। बीपीएससी को अपन पूछा भी है या कई एग्जाम में आया है कि भारत का जो व्यवस्था एक अर्धसंघीय है, ठीक है ना, वर्णन करता, आपको यही चीज़ लिखना है। यद्यपि यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि भारत का संविधान अनुच्छेद 1 जो है भारत को यूनियन ऑफ स्टेट एकात्मक राज्य घोषित करता है, किंतु संविधान में ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो कि संघात्मक व्यवस्था के निकट है। साथ ही इसमें एकात्मकता के भी भरपूर तत्व मौजूद हैं। आप ऐसे भूमिका लेके स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब हमारे यहाँ दोनों चीज़ है। अब यहाँ पे हम दिखा रहे हैं शॉर्ट में कि संघात्मक के क्या क्या लक्षण हैं। आप अपने कॉपी में निकालिए और ये सारे आप की पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सारा समझिए कि टू द पॉइंट नोट्स ही हैं। मेंस कैप्सूल में मेरा पर्पस है कि जो बहुत मोटी जो बुक्स जो मेंस का पढ़ना पड़ता है, जो नोट्स पढ़ना पड़ता है, उसके जगह शॉर्ट में लगभग आपका 100 पेज का एक ऐसा नोट्स बन जाए जहाँ से मेंस के सारे एरिया कवर हो जाए। और ये मिसलेशियस है, मतलब पूरा है, मतलब पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सब कुछ जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो आप इसको नोट डाउन ही करना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे संघात्मक के लक्षण हमारे देश में क्या क्या है। पहला था कि हमारे यहाँ दोहरी शासन व्यवस्था है। दोहरी का मतलब क्या, केंद्र और राज्य दोनों सरकार है हमारे यहाँ। लिखित संविधान, और संविधान ही सर्वोच्च है, मतलब संविधान के बाहर और कोई भी नहीं यहाँ पे। उसका बाद है कि किसी भी प्रकार का विशेष प्रकार का जो हमारे यहाँ संशोधन होता है उसमें राज्यों की भूमिका होती है। कि अगर जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी लागू की चूँकि ये संघीय व्यवस्था को भी इफेक्ट करता था, इसलिए जो इसमें 15 से अधिक राज्यों की आवश्यकता हुई। अब 15 से अधिक राज्यों के अगर जो सहमति की आवश्यकता, मतलब क्या कहने का, संघीय व्यवस्था की बात कर रहा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा बात है कि 3 अनुसूची है, संघ सूची है, राज सूची और समवर्ती सूची है। राज सूची पर सिर्फ राज्य विषय कानून बनाती है, संघ पे संघ बनाती है और समवर्ती पे दोनों बनाती है। ये कहीं ना कहीं जो है संघात्मक के लक्षण हो गए। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, ठीक ना। और राजस्व के बंटवारे में 14वां वित्त आयोग ने 42% दिया था, और अभी जो 15वां वित्त आयोग ने 41% जो दिया है, कहीं ना कहीं ये संघीय संघवाद है, फिर राजकोषीय संघवाद है। कौन ये पूछ देगा, कौन यूपीएससी पूछा है कि राजकोषीय संघवाद से आप क्या समझते हैं, भारत में इस दिशा में क्या प्रयास हुए हैं, या राजकोषीय संघवाद अभी वर्तमान में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ये अपने कॉपी में कहीं कोने में क्वेश्चन लिखिए कि राजकोषीय संघवाद क्या है, वर्तमान में भारत की इसकी क्या स्थिति, या इसमें क्या प्रयास किए गए हैं। आपको सिंपल से जान लेते, राजकोषीय संघवाद का मतलब यही है कि जो टैक्स का जो हमारे यहाँ सिस्टम है, टैक्स के सिस्टम में राज्यों को भी साथ लेकर चलना। जैसे आपका जीएसटी देखिएगा, या जो जीएसटी में हम लोग राज्यों को बहुत सारी रियायत दिया है। फिर देन जो वित्त आयोग का जो 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग का अगर सिफारिश आप लिख दीजिएगा तो ये कहीं ना कहीं राजकोषीय संघवाद की ओर तो है। इतना लिख कर आप आंसर खत्म कर सकते हैं, ठीक ना। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ संघात्मक का लक्षण कौन शो कर रहा है। अब जो नीति आयोग बना है, नीति आयोग का मेन पर्पस क्या है, कहीं ना कहीं सहकारी संघवाद को लेते हुए जो है कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धी संघवाद को भी क्या करना, आगे की ओर ले जाना। और दूसरा भी कोविड-19 में भी जो राज्यों ने मिलकर ही कहीं ना कहीं कोविड के लिए काम किया, ये भी कहीं ना कहीं सहकारी संघवाद की ओर हम लोग ले जा रहे हैं। उसके बाद जो है ना ये तो हो गया भाई संघात्मक के लक्षण हमारे यहाँ बहुत भरपूर है। एकात्मक के भी लक्षण, एकात्मक सबसे पहला जो लक्षण आपको दिखाई पड़ता है उसका नाम है आपको कि राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन भूमिका निभाती है, केंद्र सरकार, ठीक ना। फिर जो हमारे यहाँ क्या है कि आर्टिकल 249 में राज्य जो है ना राज्यसभा जो है वो राज्यों के लिए कानून को बना सकती है। राज्यपाल जो है राज्यसभा जो है राज्य के लिए राज्य विषय पर कानून बना सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 3 में कहता है संसद राज्यों की सहमति के बिना भी नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उसका सीमा परिवर्तन कर सकती है। मतलब यहाँ राज्यों का विशेष अस्तित्व नहीं है, मतलब कि राज्य का नाम, सीमा, उसका कुछ भी बदला जा सकता है और ये संसद बिना सहमति के भी कर सकता है, ठीक है। फिर इसमें है कि आपातकाल जब देश में लगता है तो यहाँ पे जो है ना राज्यों की स्थिति बिल्कुल ही अस्तित्व खत्म हो जाता है और राज्यों को केंद्र के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। राष्ट्रपति शासन में यही होता है, राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में लग जाएगा तो वहाँ पे राज्य का कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता है, वहाँ सब कुछ केंद्र ही करती है। फिर यहाँ पे एकहरी नागरिकता, हमारे यहाँ सिर्फ आप देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक यहाँ पे नहीं होता है। फिर राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि, मतलब किसी को कम किसी को ज़्यादा है, ये भी समस्या है। और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, ये सबसे बड़ा, मतलब कि अगर कोई नया विषय अगर आज आ जाए, मतलब कि जो सर्विस टैक्स आया है या जो IT सर्विस आया है, जो नए जो क्षेत्र बन रहा है, ये सब अगर जहाँ कानून बनेगा तो कौन बनाएगा, ये आपको केंद्र सरकार ही बनाएगा, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ इसी को बोलते हैं। और 356 का जो दुरुपयोग जिस तरह से हुआ है वो कहीं ना कहीं आपका जो एकात्मकता की ओर हमका लक्ष्य संविधान दिखा रहा है। ये आपको लिखो
फ्लो चार्ट पर लिख लीजिए। इसी चीज़ को आप थोड़ा सा अगर सब में 2-2 3-3 लाइन अगर लिख दीजिएगा एग्जाम्पल के साथ, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखिए, आप चूंकि दोनों तरह आपको कैसे इसको बैलेंस करके लिखना वो सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ लिखेंगे, हालांकि भारतीय संविधान केंद्रीय शासन के प्रति इतना झुका हुआ है कि इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि भारतीय संविधान के समय जो है विघटनकारी शक्तियाँ इतनी जटिल थी कि देश की अखंडता एकता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थी कि एक मजबूत केंद्र हो। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सामान्यतः संविधान संघात्मक ढांचे को अपनाता है, किंतु राष्ट्र की एकता अखंडता की रक्षा हेतु इसका स्वरूप अपने आप एकात्मक हो। मतलब राष्ट्र की एकता अखंडता मतलब क्या, अगर मान लीजिए कोई राज्य अगर विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देगा तो यहाँ पे केंद्र का तो कर्तव्य बनता है कि उस चीज़ को रोके। और हमारा देश चूँकि आज़ादी के बाद जिस तरह से हम लोग जिस परिस्थिति में हम आज़ाद हुए थे और राज्यों का बंटवारा हुआ था, देशी रियासत था, उस समय ये तो अति आवश्यक था कि एक मजबूत केंद्र की स्थापना हो ताकि वो पूरे देश पर कंट्रोल कर सके। और इसी का वजह नतीजा है कि आज ये एक राष्ट्र के रूप में भारत जो है पिछले 70 वर्षों से लगातार अच्छे से रन कर रहा है। नहीं तो इतना विघटनकारी प्रवृत्तियाँ हो जाता है कि हम लोग दूसरे देशों का सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत का लोकतंत्र बहुत सफल है। पिछले 70 वर्षों में हमारे जो संविधान निर्माताओं ने जो संविधान को बना के दिया वो आज भी हम लोग लागू करते हैं। और चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी चुनाव प्रक्रिया का रिजल्ट आवे, हम लोग को विश्वास होता है। बल्कि और आपने पड़ोसी देश म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में देखिए, वहाँ की जनता को या वहाँ के जो सिस्टम है चुनाव परिणाम पर ही भरोसा नहीं होता। लेकिन आज तक हमारे देश में 17 लोकसभा चुनाव हो गया है। 17 लोकसभा चुनाव जो भी परिणाम निकला है निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसको इस देश की जनता ने माना है और लोकतंत्र में हम लोग विश्वास किए हैं। सबसे बड़ी विशेषता हमारे संविधान की यही है, हमारे देश की यही है। ठीक ना, आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो मैं चीज़ें बोलता हूँ लेक्चर के बीच में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी AA और CDPO जो एग्ज़ाम हुआ BPSC लिया है, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि फंडामेंटल राइट और DPSP एक दूसरे के पूरक हैं कैसे। ये जब मैं फंडामेंटल राइट जब डिस्कस कर रहा था, DPSP जब पढ़ा तो वहाँ उसमें इस बात का मैं लगभग 5 मिनट में डिस्कस किया था कि कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, वही क्वेश्चन पूछ दिया था। इसलिए जो भी चीज़ मैं बोलूँ उसको अपने बगल में कहीं पर लिख लीजिए। अगला इसी टॉपिक है प्रस्तावना। क्या है प्रस्तावना? प्रस्तावना आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया था 13 दिसंबर को। तो वही आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में क्या बन गया था, प्रस्तावना बन गया था। देखिए सिंपल सा बात यह है कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का दर्पण है और संविधान के आदर्शों को ये क्या करता है, अनुरूप ये विकसित होना चाहिए। मतलब कि संविधान कैसा होना चाहिए हमको प्रस्तावना बताता है। संविधान सभा वही 22 जनवरी 1945 को इसको स्वीकार किया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में प्रस्तावना कहा गया। इस प्रकार प्रस्तावना भारतीय संविधान का ही दर्शन है। मतलब कि अगर पूरे देश अगर संविधान अगर आप माने नहीं पूरा आर्टिकल पूरा नहीं पढ़ पाते, अगर आप सिर्फ संविधान की प्रस्तावना को अगर कोई पढ़ ले हमारे देश का, तो सिंपल ये जान सकता है कि इस संविधान में आगे क्या क्या चीज़ होने जा रहा है। ठीक ना। अगला है कि अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कई बार कि BPSC देखिए कि संविधान का महत्व क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है। तो कई बार जो है ना महत्व क्या होगा इसको लिखने में काफ़ी सारा दिक्कत को सामना करना पड़ता है। तो आइए मैं आज उस समस्या को यहाँ ख़त्म ही करता हूँ कि आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस क्या, मैं इसको 2 चीज़ में आप बहुत दिक्कत होता है लिखने में। एक इंपॉर्टेंस क्या होता है, एक विशेषता क्या होता है। इसको मैं विद एग्जाम्पल में हमेशा बार देता हूँ। एक सिंपल सा एग्जाम्पल कि आपके पास जो मोबाइल है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। आपके मोबाइल का इंपॉर्टेंस क्या है, आप उसमें अपना जो भी वीडियो या फोटो सेव करके रख सकते हैं। ठीक ना, आप किसी से बात कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर कुछ वीडियो देख सकते हैं। ठीक ना, और भी जो कई सारे इसके जो टाइम देख सकते हैं, या कोई PDF फाइल आप पढ़ाई का रख सकते हैं। ये सब उस मोबाइल का महत्व या इम्पोर्टेंस हो गया। लेकिन आपके मोबाइल का विशेषता क्या है, फीचर्स क्या है, अगर ये कोई पूछे तो आप क्या बताइएगा। आपका कितना GB रैम है, कितना GB मेमोरी है, फिर आपका कितना इंच डिस्प्ले है। ठीक ना, उसके बाद कितना कैमरा है। ये आपके मोबाइल का फीचर्स या विशेषता हो गया। महत्व विशेषता अलग है, ये बात आपको हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम महत्व की बात करें प्रस्तावना में, तो सिंपल सी बात यह है कि प्रस्तावना तो पहली बात हमको यह बताती है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होता है। इसका मतलब है कि भारत का संविधान का स्रोत यहाँ के क्या है, जनता ही तो है और कोई तो है ही नहीं। फिर दूसरा है प्रस्तावना में प्रयुक्त विभिन्न शब्द भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति को भी डिसाइड करते हैं। इसका महत्व हो गया। जैसे कि संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक और गणराज। ये हमारे देश के संविधान के नेचर की मेरा देश ऐसा है। प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्यों की चर्चा भी करता है और उसमें 4 उद्देश्य प्रस्तावना में लिखा गया कि हमारा क्या चाहते हैं हम लोग। पहला तो यही कि
यह जनता को सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात करता है। दूसरा, इसी में आरक्षण, मनरेगा सब आया हुआ है। यह जनता को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की आज़ादी देता है और यह निश्चित करता है। फंडामेंटल राइट इसी पर आधारित है। यह प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 का जिक्र भी है। और सबसे बड़ी बात है, ये बंधुत्व की भावना को क्या करता है, विकसित करता है। और अगला चौथा है, प्रस्तावना का महत्व यह भी है कि यह संविधान के अर्थ निर्धारण में मददगार होती है। बेरोजगारी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट ऐसा खुद बोला हुआ है। अंतिम रूप से प्रस्तावना यही बताती है कि भारतीय संविधान किस दिन स्वीकार और अधिनियमित किया गया और एक डेट कब है, 26/9/1949 को। कहने मतलब यह है कि आपका ये 5 जो है ना, इसका मेन इम्पोर्टेंस है हमारे देश के प्रस्तावना का। इसका कि ये स्रोत बताता है, नेचर बताता है, ठीक ना, उद्देश्य बताता है, हमारा उद्देश्य क्या है, और संविधान के अर्थ में निर्धारण में ये यूज होता है, और ये कब हमारा संविधान लागू हो इसको भी बताता है। अगला इसमें क्वेश्चन यूपीएससी पूछा एक बार कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो यह प्रश्न पहली बार 1960 में बेरोजगारी मामले में उठा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। हालांकि साथ में यह भी माना कि संविधान की व्याख्या है तो इसकी हम मदद ले सकते हैं। देखिए, कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट में वाद या विवाद होता है तो उसका कुछ नाम हो जाता है। जैसे कि ये केशवानंद भारती मामला है या बेरोजगारी मामला है, मिनर्वा मिल्स, ये सब ना जब कोई केस दर्ज किया जाता है या फाइल जब लगाया जाता है उसमें इसका नाम उसी पर हो जाता है, वाद विवाद का नाम, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे क्या हुआ, फिर 1973 में केशवानंद भारती विवाद में फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदल दिया और कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का ही भाग है और शेष भाग की तरह इसमें संशोधन किया जा सकता है। पहले शुरुआती सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था कि नहीं, प्रस्तावना भाग नहीं, के बाद में ना सुप्रीम कोर्ट का ये जो है ना निर्णय क्या हो गया, बदल गया, और अभी आज तक निर्णय कायम है कि प्रस्तावना जो संविधान का ही क्या है, भाग है। अब इसमें सबसे बड़ा एक क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछा था, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। हालांकि अभी तक बीपीएससी इस एरिया को टच तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, प्रस्तावना का क्वेश्चन पूछ चुका है। अब नेक्स्ट तो यही सकता है कि भाई क्या प्रस्तावना संशोधन कर सकते हैं या नहीं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे यह प्रश्न पहली बार जो है ना केशवानंद भारती मामले में उठा था, ठीक ना। इसमें केशवानंद भारती का तर्क यह था कि संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति न सीमित होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना होने पर संसद प्रस्तावना सहित ऐसे हिस्से को ही बदल सकती है जिसके बदलने पर संविधान की मूल भावना ही बदल जाएगी। अतः प्रस्तावना को असंशोधनीय घोषित किया जाए। मतलब सिंपल सा, केशवानंद भारती जो केरला के थे, इनका सिंपल तर्क ये था कि अगर संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद को अनलिमिटेड दे दिया जाए, वो तो कुछ भी कर सकती है। और जैसा कि 1970 से लेके 1977 के बीच में जब इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था, उस समय जिस तरह से संविधान का संशोधन लगातार हुआ, फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में, कई सारे आर्टिकल में संशोधन हुआ, जिससे ये लगा कि नहीं, संसद तो बहुत पावरफुल हो गई है, जबकि हमारा संविधान तो क्या कहता है कि संविधान ही सर्वोच्च है। लेकिन यहाँ संसद कुछ ऐसे कार्य कर रही थी जहाँ पे न्यायपालिका को कुछ अलग व्याख्या करना पड़ा, जिससे कि हमारे जो संविधान निर्माताओं ने जो संविधान को बनाया था वो चीज़ मूल रूप से बरकरार। इन्हें कि संसद या विधायिका या कार्यपालिका जो चाहे वो मनमानी कर सके, उसको रोकने के लिए ये जो केशवानंद भारती विवाद आया था, जो डिसीजन, ये बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट हमारे देश के न्यायपालिका या हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि संसद भी मर्यादित है, संसद का पावर अनलिमिटेड नहीं है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लेकिन सरकार ने ये तर्क दिया था उस विवाद में कि अनुच्छेद 368 में संसद की शक्ति स्पष्ट रूप से वर्णित है और संविधान सभा ने किसी भी भाग या विषय को असंशोधनीय घोषित नहीं किया है। अतः संसद को अधिकार है कि प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। सरकार का लॉजिक था कि बस भाई, जो आर्टिकल 368 में तो संविधान संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया ही गया था, इसलिए इस अधिकार का प्रयोग करके संसद कुछ भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना केशवानंद भारती मामले में कि ठीक है, संसद की शक्ति है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती, बट यह भी कहा कि कोई भी ऐसा संशोधन नहीं होना चाहिए जो आपके मूल ढांचे के विरुद्ध। और यहीं से बेसिक जो है ना स्ट्रक्चर, या जिसको हम बोलते हैं मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट पहली बार आया। और यहाँ कहा गया कि अगर हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर वो कभी डिसमिस नहीं कर सकती, यहाँ की पार्लियामेंट भी नहीं। क्वेश्चन ये अभी लगातार पूछ रहा है
कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो आपको 1973 का केशवानंद भारती विवाद आपको लैंडमार्क है, याद रखना पड़ेगा, टर्निंग पॉइंट है। अगर क्वेश्चन ये पूछा कि 1973 का केशवानंद भारती या बेसिक स्ट्रक्चर का निर्णय जो है हमारे देश के जो राजनीतिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था या संसदीय व्यवस्था में एक टर्निंग पॉइंट है, इसका टिप्पणी करें या वर्णन करें। तो आपको यही बात लिखना पड़ेगा कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचा का, वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान की तो रक्षा भी किया, संसद की संशोधन करने की शक्ति को एक मतलब कि एक लिमिट में रखा, और कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप भी है, क्योंकि अगर संसद या कार्यपालिका विधायिका अगर कुछ भी अगर मनमानी करेगी तो उसको रोकने का काम तो न्यायपालिका को ही है। तो आप ऐसा करके लिख सकते हैं। अतः निष्कर्ष यह है कि प्रस्तावना में संशोधन अभी किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अगला एक इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि प्रस्तावना को लेकर कि क्या ये परिवर्तनीय है। मतलब यहाँ परिवर्तनीय का अर्थ है कि क्या प्रस्तावना में लिखी बात को न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। जैसे कि फंडामेंटल राइट हमारा परिवर्तनीय है, बट डीपीएसपी नहीं। मतलब कि यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेके जा सकते हैं या नहीं। तो फंडामेंटल राइट को तो आप आराम से लेके जा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट को तो व्याख्या करने की शक्ति तो न्यायालय को ही है, लेकिन आप डीपीएसपी में ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ भी प्रस्तावना में जब ये इशू उठा तो इसमें देखिए क्या हुआ कि प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख कहीं नहीं है कि यह परिवर्तनीय है या नहीं। सर्वप्रथम बिरुवारी मामले में ये बात उठा था, सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल कहा था कि प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यह निर्णय व्यवहारिक भी है, क्योंकि प्रस्तावना में प्रस्तावना एक आदर्श है, एक आदर्श राज्य व्यवस्था का लक्षण दिए गए हैं, जिसे पूरी तरह हासिल करना किसी भी देश की सरकार के लिए संभव नहीं है। भाई उसमें क्या है, समाजवादी है, पथ निरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता है, सामाजिक आर्थिक न्याय है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन उसको प्राप्त करना तुरंत ये संभव नहीं है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, प्रस्तावना जो है परिवर्तनीय नहीं है, मतलब अपरिवर्तनीय है। अर्थात कोई भी नागरिक जो है प्रस्तावना के आधार पर न्यायालय से कोई मांग नहीं कर सकता है, किंतु न्यायालय इनडायरेक्टली या परोक्ष रूप से जो है ना निर्णय का आधार तो बना ही सकती है। तो आप सिंपल लिखिएगा, प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, हाँ लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इसको कई चीज़ों का आधार बना सकती है। ये आपका प्रस्तावना अगर जो चूँकि क्वेश्चन पूछता है बार बार, हालांकि प्रस्तावना में जैसे कि जो उसका जो मूल जो बेसिक टर्म है, जैसे कि न्याय है या स्वतंत्रता, समानता, पथ, इसका आप मीनिंग देख लीजिएगा। और जो मैं डेली आर्थिक प्रोग्राम चलाता हूँ उसमें तो वो क्वेश्चन में दिया भी था, तो आप लोग उससे कर ही लिए होंगे, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए अगला है आरक्षण। ये बहुत अभी वर्निंग इशू हो गया हमारे देश, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने दिया है निर्णय EWS के आरक्षण को वैध घोषित किया है, तो अब ये क्वेश्चन तो मतलब मेरे ख्याल से आना ही चाहिए। तो इसमें देखिए सिंपल अगर आरक्षण अगर पूछे कोई, तो अगर एग्जाम में कहीं पूछे सिंपल क्या एक लिखना है, आरक्षण होता क्या है। इसमें सिंपल ये लिखेंगे, भारत में आरक्षण का तात्पर्य परंपरागत भेदभाव और विषमता के शिकार समुदाय और क्षेत्रों को सोशल जस्टिस, न्याय, सामाजिक न्याय के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त एक अतिरिक्त रियायत से। सिंपल सी बात है कि हमारे देश में जो सामाजिक व्यवस्था में जो चल रहा था पिछले 2000 वर्षों से, इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ग था जिसके साथ काफ़ी तक भेदभाव हुआ, और इस भेदभाव के चलते क्या कहीं ना कहीं जो है एक समाज में विषमता हो गई। इसी विषमता को दूर करने के लिए हमने सोशल जस्टिस के चीज़ों को ग्रासरूट लेवल पर लाने के लिए हमने आरक्षण जैसे प्रावधान को लागू किया है। और इसमें संवैधानिक प्रावधान आरक्षण को लेकर क्या किया है, आप इसको देख लीजिए। आर्टिकल 15 में है, 16 में है, 330 में है और 332 में है। तो हमारे देश में पहला शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण है। इसमें क्या है, आर्टिकल 15(5) में राज्य को अधिकार देता है कि वह अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी निजी शिक्षण संस्थानों में चलाए जा रहे सहायता प्राप्त हो या नहीं हो SC, ST, OBC के अभ्यर्थियों को दाखिले में क्या देगी, आरक्षण देगी। शिक्षा का अधिकार है। अगला है हमारे देश में राजनीति में अधिकार है। राजनीति में आरक्षण, पहला आपको पता है कि लोकसभा में और SC, ST का अधिकार है आर्टिकल 330 के तहत, विधानसभा में 332 के तहत आरक्षण है, और पंचायतों में भी आरक्षण है, महिला को है, SC, ST को है, OBC को भी बिहार में दिया गया है। अगला है कि लोक ने मतलब कि जो सरकारी नौकरी में जो कहाँ का आरक्षण आर्टिकल 16(4) में है, राज्य को शक्ति प्राप्त है कि वह पिछड़े वर्ग की किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधि कम हो नियुक्ति या पदों में आरक्षण कर सकेगा। इस अनुच्छेद को लेकर काफ़ी विवाद है कि इसमें पिछड़ा वर्ग किसको माना जाए नहीं माना जाए, इसमें विवाद है मेन, ठीक है। अब देखिए हम हमारे अगर क्वेश्चन ये पूछे हमारे देश में आरक्षण को लेकर क्या विवाद है, देखिए हमारे देश में आरक्षण को लेकर तो पहला विवाद यही कि भाई पिछड़ा वर्ग किसको माना जाए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया EWS में कि नहीं आर्थिक आधार पर जो है ना आरक्षण सही है, तो अब यहाँ पे हमेशा देखिए वाद विवाद रहता है हमारे देश में कि किसको पिछड़ा माना जाए। संविधान में पिछड़े वर्ग की कोई परिभाषा तो दिया नहीं गया है।
और यहाँ पे लेकिन संविधान में ये कहा गया है कि SC/ST आयोग का गठन किया जाएगा, राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए आयोग गठित कर सकता है, लेकिन कौन है पिछड़ा वर्ग ये हमारे देश में डिसाइड नहीं हुआ और इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है। अगला दूसरा विवाद ये है कि आरक्षण की सीमा क्या हो। जैसे कि अभी इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं 50% अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थिति में इससे ज़्यादा भी हो सकता। अभी जो EWS को 10% दिया गया, कहीं ना कहीं 50% के चीज़ों को आगे बढ़ गया है। तो यहाँ पे वही आरक्षण की अधिकतम सीमा क्या 100% आरक्षण हो जाना चाहिए, क्या 50% होना चाहिए, ये ऐसा भी कोई मतलब ये बड़ी समस्या हमारे देश में। हालांकि EWS में जिसने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो उससे लगता है 50% से ज़्यादा हो सकता है। अगला तीसरा विवाद यहाँ ये है कि आरक्षण किसे मिलना चाहिए। सबसे बड़ा ये भी इशू हमारे देश में है कि भारतीय संविधान धर्म या जाति आधारित आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है, लेकिन SC/ST OBC 3 वर्ग को तो आरक्षण देश में प्राप्त है ही, और अभी आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया गया। और चौथा वही है कि भाई आधार क्या हो, बेस क्या हो आरक्षण का। यह विवाद हमेशा उठता रहा है कि आरक्षण का आधार आर्थिक हो कि जाति। इस संबंध में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिछड़े वर्ग का अध्ययन जाति के आधार पर किया जा सकता है। और अभी तो आप यहाँ एक जोड़ लीजिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने 103 जो संविधान संशोधन है उसमें आर्थिक आधार पर भी जो है ना आरक्षण को वैध घोषित कर दिया है। तो ये आप अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा इसमें तो आप इतना अगर टर्म बात ना लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें है अगला कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। ये भी बहुत अभी जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है तब से तो ये बहुत बर्निंग इशू है, और ये क्वेश्चन UPSC कहीं भी पूछा है, कहीं भी पूछ सकता है। तो देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का क्या मतलब है। आर्टिकल जो हमारे देश का 19 से लेकर 22 तक है वो कहीं ना कहीं हमारे देश में स्वतंत्रता की बात करता है। उसमें आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित है, और 19(1)(a) में कहा गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को फंडामेंटल राइट रूप दिया गया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ना एक प्रांतत्व या फंडामेंटल राइट हमारे देश में घोषित ऐसे भी है। तो अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको दिया गया बोलकर या लिखकर या भाषण देकर अपने चीज़ों को व्यक्त करना, क्या ये एब्सोल्यूट है, क्या ये आत्यांतिक है, तो अर्थात क्या इस पर कोई लिमिट है या नहीं। तो वही यहाँ पे है आत्यांतिक का तात्पर्य इस पर कोई तरह का बैन या प्रतिबंध नहीं होना है, परंतु भारतीय संविधान के अनुसार राज्य निम्न 8 आधार पर जो है ना इस पर बैन लगा सकते। जैसे राज्य की सुरक्षा की बात हो, विदेशों से संबंध की बात हो, शिष्टाचार हो, लोक व्यवस्था हो, न्यायालय की अवमानना अगर आप करते हैं, मानहानि अगर किसी का करते हैं, अपराध अगर करते हैं, तो भारत की एकता और अखंडता के लिए अगर खतरा है तब आप पर ये आज़ादी आपसे छीनी जा सकती है। UPSC और क्वेश्चन पूछा भी था, संविधान एक और तो हमको अधिकार देती भी एक हाथ से, दूसरे हाथ से छीन भी लेती, ऐसा आपको लिखना था। क्योंकि हमारे देश का जो संविधान में जो फंडामेंटल राइट हम लोग को प्राप्त है उस पर कुछ युक्त या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। क्योंकि अगर अधिकार अगर जो ज़्यादा हो जाएगा, अगर जो अनलिमिटेड हो जाएगा तो उसका गलत प्रयोग होना निश्चित है। इसलिए हर एक अधिकार को आत्यंतिक या एब्सोल्यूट या उस पर कोई ना कोई बैन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि प्रतिबंध होना बहुत ही ज़रूरी है। आत्यंतिक अगर हो जाएगा अगर कोई भी फंडामेंटल तो चीज़ें बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे वही है कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी हमारा जो है ना 8 प्रकार का बैन लगाया गया है। फिर नेक्स्ट है कि यही भाई युक्त निबंधन या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन शब्द की व्याख्या न्यायालय करती है कि किस पर होगा किस पर नहीं होगा। इस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आत्यंतिक नहीं है, बट इसे मनमाने अधिकार पर प्रतिबंधित भी नहीं किया जा सकता है। वास्तव में अभिव्यक्ति की आज़ादी का दायरा इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका सदुपयोग करते हैं कि या दुरुपयोग। जिससे सोशल मीडिया में जो है ना चीज़ों का दुरुपयोग होता है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कुछ अपना निर्णय अलग दे सकती है। तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी आपका अनलिमिटेड नहीं, इस पर कुछ लिमिट है। हाँ, लेकिन राज्य अगर चाहेगा नहीं मनमाने ढंग से अगर इस पर हम बैन लगा देंगे ये भी संभव नहीं। मतलब जनता भी नहीं कर सकती है अपने मनमाने ढंग से कुछ, और सरकार भी इस पर मनमाने ढंग से बैन नहीं लगा सकती है। एक बीच का रास्ता जो है ना आपको निकाल कर चलना पड़ेगा, जिससे किसी की भावना का आहत ना हो, ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट आपका अगला टॉपिक ये है कि यदि अभी बहुत बड़ा हमेशा इशू में रहता है कि आधार कार्ड क्या है, आधार कार्ड से कैसे निजता या राइट टू प्राइवेसी उल्लंघन हो रहा है। इसमें मैं इसी चीज़ को कवर किया हूँ। देखिए, आधार जो है ना 12 अंकों का एक व्यक्तिगत पहचान संख्या है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा
देश के सभी नागरिकों को जारी किया जाता है। वस्तुतः आधार जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक आंकड़े आधारित होते हैं जो व्यक्ति की पहचान करते हैं, लेकिन यह किसी जाति, धर्म, भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान या इकट्ठा सूचना नहीं करता है। अब देखिए, जब से आधार कार्ड जब बना है हमारी सरकार ने, जब से इसको मनमोहन सिंह की जब सरकार थी उसी समय इसको लागू किया गया था, मतलब अपनाया गया था। आधार कार्ड चूँकि आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है, फिंगरप्रिंट लिया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं कई सारे आलोचकों ने ये कहा कि आधार कार्ड जो है ये सरकार जो है ना लोगों के निजी अधिकार में जो है ना हस्तक्षेप कर रही है। तो कई बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, क्योंकि आधार जो आपका जो कार्ड है इसका मेन कॉन्सेप्ट है सामाजिक आर्थिक न्याय करना और लाभार्थियों की पहचान करना। आज आप देखिए ऐसा लगभग मोस्टली सारा ऐसा जो आपका जो सरकारी योजना, चाहे बिहार सरकार की और राज्य सरकार, देश के केंद्र की सरकार की हो, सब में आपको आधार कार्ड तो उसी से पहचान, चाहे आप पीडीएस का दुकान जाइए या क्या कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, कुछ भी जाइए आपको आधार कार्ड तो अभी लगभग सब में लग रहा है। और आधार कार्ड कहीं ना कहीं जो हमारे देश में जो जैम है, जनधन, आधार और मोबाइल, ये जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी बोल रहे हैं, ये जो जैम का जो कॉन्सेप्ट लागू हुआ है और जो अभी जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो अकाउंट में पैसा किसी भी सरकारी योजनाओं का हो रहा है, इसमें आधार का बहुत बड़ा रोल है। तो आधार का मेनली पर्पस जो है ना सामाजिक आर्थिक न्याय ही है, और इसके द्वारा कहीं ना कहीं जो लोगों को जो भी सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कई बार मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना इसमें अपना एक निर्णय दिया कि नहीं, आधार कार्ड का प्रयोग जो है ना अनिवार्य किसी में नहीं किया जाए। हाँ, स्वैच्छिक अगर है तो अगर जनता अगर देना चाहते दे, लेकिन मतलब ये नहीं कि आपसे अनिवार्यतः लिया ही जाए। जैसे कि अभी जो निर्वाचन आयोग ने कहा था कि जो आधार कार्ड को वोटर कार्ड से हम लिंक करेंगे, तो आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड से लिंक करेंगे। यहाँ भी निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आधार कार्ड देना कंपलसरी नहीं है, आपका ऐच्छिक है, आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, आपकी इच्छा पर। हाँ, तो वही है। लेकिन आधार कार्ड का जो मेनली पर्पज सामाजिक आर्थिक न्याय में ही उसका भागीदारी है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी इसका वही मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिकों को उनकी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर एक विशिष्ट संख्या उपलब्ध कराना है तथा सरकार की विकास योजनाओं का लाभ उन तक, वही बात है, सामाजिक आर्थिक न्याय ही कहीं ना कहीं इसके अंदर है। इसमें निजता का अधिकार, अगर पूछेंगे निजता का अधिकार का क्या मामला, इसमें ही लिखना, चूँकि इसमें व्यक्ति का बायोमेट्रिक लिया जाता है, फिंगर लिया जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं होता है कि निजता का अधिकार हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार का ऐसा कोई मंशा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ऐसा कई बार कह चुकी, नहीं ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं है, बस देश की जनता का इसमें योजनाओं का सही ढंग से लाभ पहुँचे, यही आधार कार्ड का मेन क्या है, मकसद है। अब इसमें नेक्स्ट है कि अगला कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा है। इसके कारणों को स्पष्ट करते हुए सरकार द्वारा चलाए जा रहे उपायों का क्या करना है, वर्णन। एक क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, मतलब कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, मतलब यहाँ का लगभग जो मोस्टली 90% आबादी गाँव में रहती है, और लेकिन जीडीपी में हिस्सा मुश्किल से बिहार में कृषि में 20% है, तक पिछड़ा हुआ है। इसका क्या कारण और सरकार क्या क्या इसके लिए कर रही है, आपको लिखना है। सिंपल आपको इसमें क्या करना, पहला कि बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर डिपेंड है, क्योंकि 90% जनता कृषि कार्य के साथ साथ खाद्यान्न भी इसको उपलब्ध कराती है। देश की जो राज्य की जो 90% जनता है उसको कृषि कार्य में लगी हुई कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं खाद्यान्न उपलब्ध ही कराती है। परंतु अन्य राज्यों की तुलना में जैसे कि पिछड़ा है, जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी के राज्यों की अपेक्षा जो है ना हम काफ़ी पिछड़े हुए, क्योंकि इन राज्यों में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता काफ़ी ज़्यादा होती, चाहे धान की हो, गेहूं की हो, लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी क्या है, कम है। तो आप लेटेस्ट डेटा कोई ले दीजिएगा कि बिहार में मोटा मोटी लगभग ना धान की लगभग 3000 या 3500 हेक्टेयर के मतलब कि जो है ना प्रति हेक्टेयर हो रहा है, लेकिन जो है ना पंजाब सब में यही 5000 के आसपास होता है। तो इसका डेटा देख लीजिएगा एक बार, डेटा लिखना बहुत ज़रूरी है। अब आखिर इसके पीछे क्या वजह है, अगर आप वजह को जाइएगा पिछड़ेपन का क्या कारण है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप हमेशा जब भी कभी किसी चीज़ का लिखा कारण, तो ऐसे ही एक फ्लो चार्ट बनावे। यहाँ पे कारण देखिए, पहला है संस्थागत कारण, जोत का आकार छोटा है, भूमि दोषपूर्ण प्रणाली है, भूमि का किसी के पास जमीन अधिक है, किसी के पास कम है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता निम्न उत्पादकता है, सिंचाई की सुविधा का अभाव है, भंडारण की सुविधा नहीं है हमारे देश में। फिर जो हमारे यहाँ प्राकृतिक कारण क्या है, मानसून की अनियमितता है, मानसून कभी आया कभी नहीं आया, मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती जा रही है, आपदा बाढ़ सूखा आ जाता है, और जनसंख्या का दबाव तो कृषि पर है ही है। तकनीकी में क्या हम लोग परंपरागत तकनीक का प्रयोग करते हैं, जैविक तकनीक का प्रयोग कम करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कम करते हैं। और आर्थिक कारण में सिंपल से बात है कि ऋण की सुविधा नहीं होना, या जो है ना किसान में जोखिम लेने की क्षमता नहीं होना, फिर सब्सिडी का गलत प्रयोग हो जाता है, और हमारे यहाँ जो है छिपी हुई बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। तो ये जो है आर्थिक कारण हो रही है। आपका ऐसे अपने कारणों को जो है ना
3-4 पार्ट में दिखा सकते हैं। अब यहाँ बिहार सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, पहला तो है कि इसमें कि आपका बिहार सरकार कृषि रोड मैप 1, 2, 3 अभी तीसरा चल रहा है, लिख सकते हैं। सभी जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन लगा रहा है, अभी स्मार्ट एग्रीकल्चर भी बिहार में हो रहा है। फिर ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई पर सरकार काम कर रही है, किसानों को ट्रेनिंग दे रही है, मिट्टी बीज उपलब्ध करा रही है, मतलब मिट्टी की प्रयोगशाला खुल रहा है, अच्छे किस्म का बीज दिया जा रहा है। और भी कई राष्ट्रीय बागवानी मिशन है या जैविक कृषि है, जैविक कॉरिडोर है गंगा नदी के किनारे, ये सब में सरकार के द्वारा किया गया प्रयास। और भी कई सारे जो कार्यक्रम कृषि के क्षेत्र में चलाया जा रहा है, आप उसको यहाँ पर जिक्र करके लिख सकते हैं कि हाँ बिहार में सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन हाँ भी कुछ समस्या है, इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, आगे के राह दिखा के आप आंसर को ख़त्म करना है। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसमें है आपका हिस्ट्री का सेक्शन आ गया। क्वेश्चन ये था बहुत इंपॉर्टेंट, ये 56 से 59 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 की क्रांति का इम्पोर्टेंस का आलोचना करिए। देखिए कितना क्वेश्चन, भले ही कोई अगर देखेगा कि इन्हें तो क्वेश्चन 1857 का है तो आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन के टर्म को समझिए कि बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 की क्रांति के महत्व इम्पोर्टेंस का आलोचना करना है। तो क्वेश्चन आसान नहीं, पहले महत्व दिखाना है फिर आलोचना दिखाना है। तो इसमें देखिए आपको वही भूमिका लिख दीजिए कि 1857 क्रांति जो है ना तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की 100 वर्षों की सामाजिक आर्थिक शोषण नीति का परिणाम था, जिसमें कि देश की जनता ने बड़े लेवल पर भाग लिया और जल्द ही मेरठ से इसकी चिंगारी जो है बिहार पहुंची, जहां बिहार के लोगों ने या यहाँ के जो शोषित वर्गों थे उन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पर क्या लिया, भाग लिया और इस विद्रोह को राष्ट्र स्तर तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई, ऐसे करके लिख सकते हैं। बाकी अब इसका अगर महत्व देखा जाए, देखिए इम्पोर्टेंस देखिए क्या लिखिएगा इसमें। इम्पोर्टेंस सबसे पहला तो यही है कि यह एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें किसान के साथ साथ जो है दस्तकारों की बहुत संख्यक जनता ने भाग लिया, किसान थे, जमींदार थे, सबने भाग लिया। इसमें जनता और सैनिक भी शामिल हुए, बिहार में जनता जमींदार भी यहाँ शामिल होने देखी गई। रुष्ट जमींदार वर्गों की सक्रिय भूमिका, जैसे वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह, बिशान सिंह, ये सब थे शामिल। हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित यह आंदोलन था। आदिवासी की इसमें भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट था और प्रसार और हड़प की नीति को अब अंग्रेज ने छोड़ दिया इसके बाद, और भारत रियासत के साथ जो उन्होंने अच्छा संबंध बनाना शुरू किया। मतलब ये है, अगर इसका महत्व पूछे तो देखिए महत्व तो यही था कि भाई इस विद्रोह में हम लोग साथ मिल के लड़े। ये तो इसका अगर इसको महत्व को लिखना भी है, एक लिखिए तत्कालिक महत्व ऐसे करके, ठीक है ना, और एक लिखिए दीर्घकालिक महत्व। तत्कालिक महत्व में सब बात को डालिए, उस समय क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता हुआ, किसान मजदूर जमींदार सब साथ हो गए, हिंदू मुस्लिम एकता देखा गया, आदिवासी की काफ़ी भूमिका रही, ये हो गया उस समय। और उस समय अंग्रेजों ने प्रसार हड़प की नीति छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है कि 1857 क्रांति के बाद जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। तो ये तो हुआ तत्कालिक, लेकिन दीर्घकालिक महत्व इसका क्या है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा का तत्व बना और यहीं से कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और इस आंदोलन ने हमारे देश के नागरिकों को ये सीख दिया, अगर हम इकट्ठा होकर लड़ें तो आगे इसको अंग्रेज को यहाँ से भगाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी करके आप इसको महत्व को लिख सकते, लेकिन महत्व का आलोचना भी करना है। अब आलोचना क्या करना है कि विद्रोह का प्रसार छोटा था, बिहार में वैसे भी था, संगठन का यहाँ अभाव था, मात्र वीर कुंवर सिंह ही थे और कोई नेता नहीं थे बड़े लेवल पर। कुछ जमींदार ने अंग्रेज़ों का भी साथ दिया, ये निगेटिव बात हो गया। अंग्रेज़ों की बाद में फूट डालो की नीति आ गया और यहीं फिर कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का उदय भी देश या राज्य में हुआ। 1857 के बाद जो है ना अंग्रेज़ों ने अपने सामाजिक सुधार को पहचाना शुरू किया, जैसे कि सामंत, राजकुमार, भूपतियों को उन्होंने अपना दोस्त बनाया, ठीक ना। मतलब कि अंग्रेज़ जो है ना अपने वर्ग को पहचाना और ज़मींदारों को या उन्होंने जिसने भी इस आंदोलन में जो अंग्रेज़ों का साथ दिया था, अंग्रेज उसका दोस्त बना लिया और भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं उसको रखते थे। तो आप ऐसे करके आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है इसमें कि हाँ पटना कलम का प्रमुख विशेषताओं का क्या करना है, वर्णन कर। देखिए शॉर्ट में अगर इसका लिखना पता है कि पटना कलम जो है ना ब्रिटिश जिस समय आया था उस समय ये कला फली फूली थी। तो आप इसको देखिए भूमिका में सिंपल क्या लिख सकते हैं, मुगल साम्राज्य के पतन काल में जब अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने लगी तब शहरी दरबार में कलाकारों को प्रश्रय मिलना बंद हो गया। फलतः अपनी जीविका हेतु ये पलायन किए तथा विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय कलाकारों का विकास हुआ। इन्हीं स्थानीय कलाओं में से एक थी पटना कलम चित्रकारी। यह चित्रकला 18वीं 20वीं तक फलती फूलती रही, जिस पर स्थानीय मुगल शैली और ब्रिटिश शैली का क्या है प्रभाव। आप ऐसा 3-4 लाइन का भूमिका आराम से लिख कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैंने इसका विशेषता, देखिए विशेषता आपको क्या क्या इसमें बात लिखना है। पहला तो विशेषता इसका ये है कि यह एक लघु चित्र था, छोटा चित्र था, ठीक ना। इसमें जो है जनजीवन से ही संबंधित फोटो बनाए, मतलब ऐसा उसमें देखिए जितना भी उसमें कला था
सब दरबारी कला था, और दरबारी कला में राजा का फोटो पिक्चर बनता, लेकिन ये एक ऐसी कला था जहाँ के आम जनजीवन, मतलब कि मछली बेचती महिला, डोली उठाता कहार, ये सब का जो है पिक्चर बना हुआ है। किसान का, हल जुलता किसान का है, दस्तकार का है, मतलब आम जनजीवन से संबंधित हमको लगता है कि भारत का पहला ऐसा जो है चित्रकला कला था ये। यहाँ पे ना बारीकी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। पृष्ठभूमि मतलब कि बैकग्राउंड नहीं, सिंपल यहाँ पे ना पिक्चर बनाने का काम किया गया। शाम और शांत रंगों का प्रयोग हुआ है। पक्षी का चित्रण खास, क्योंकि पक्षी के पंखें और रोएं स्पष्ट रूप से, अर्थात इतना अच्छा फोटो दिखता है पक्षी सबका, लगता है कि कलाकारों को पक्षी विज्ञान मतलब पक्षी के हर एक बॉडी पार्ट का बेहतर उनको जानकारी थी। अगला इसमें कि अलंकरण की जगह वास्तविकता पर ध्यान दिया गया है। जैसे बेगमों की एक फराबखोरी नाम का एक पिक्चर है, उसमें चेहरे के भावों, पृष्ठभूमि और वेशभूषा से हम ऐसा देख सकते हैं। चित्र के विषय वस्तु पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि पृष्ठभूमि कम, मतलब कि मेनली मनुष्य अगर मतलब किसी मनुष्य का अगर बनता है चित्र, तो उसमें मनुष्य का ऊंची नाक, भवें, पतले चेहरे दिखाने का कोशिश किया, क्योंकि इसमें सिंपल यहाँ पे विषय वस्तु पर ज़्यादा फोकस किया गया है। एक या दो बालों वाले ब्रश का प्रयोग किया गया है। गिलहरी के लिए गिलहरी के बाल का प्रयोग किया गया। कठोर ब्रश के लिए आपको बकरी का, भैंस का जो ना बालों का प्रयोग किया गया था, मतलब अगर कठोर अगर जहाँ बाल चाहिए तो। अब रंग का प्रयोग लोग क्या किया है, लाल रंग जो लाख से सफ़ेद रंग, उसे मिट्टी के रंग से सफ़ेद मिट्टी का प्रयोग किया गया है। कालिक से काला रंग लाया गया, नील से नीला रंग लाया गया, और आसमानी रंग जो लाजवर्द या लेपिस नामक चीज़ों से बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ विषय वस्तु आम घटनाओं का ज़्यादा जिक्र है, चाहे कोई भी अब आप देखिए तो इसमें ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। तो उसके बाद लेकिन बाद में ये लुप्त हो गया था, लेकिन अभी वर्तमान में आप इसको लिखिएगा कि अभी वर्तमान में ना इस कला को संरक्षण करने की आवश्यकता, जिस तरह से बिहार सरकार मधुबनी पेंटिंग को संरक्षित कर रही है, पूरे देश और राज्य में फैला रही है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फैला रही है, हमको पटना कलम को भी इसी तरह करने की आवश्यकता, ताकि बिहार की कला संस्कृति और समृद्ध हो सके। आप इसको ऐसा करके एग्जाम लाइन को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपका ये कि संथाल विद्रोह के प्रमुख कारणों का विवरण प्रस्तुत कीजिए, इनके क्या प्रभाव हुए। खैर सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन यहाँ पे वही कैसे लिखेंगे, यहाँ संथालों की चर्चा कर दीजिए, उनका स्थान विशेष सामाजिक और आर्थिक ढांचे को करना आवश्यक होगा, तभी इसके कारणों पर प्रकाश पड़ सकता है। पुनः कारण के उल्लेख करते हुए विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार क्या क्या सुधार किया उसकी भी चर्चा करें। तो क्वेश्चन 2 पार्ट में, जब तक आप क्वेश्चन के हर एक पार्ट को नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। देखिए इसका भूमिका क्या लिख सकते हैं आप ऐसे करके कि 57 की क्रांति के पूर्व होने वाला 1857 क्रांति के पूर्व होने वाला संथाल विद्रोह औपनिवेशिक सत्ता के एक सख्त विद्रोह की गाथा है। तत्कालिक संथाल लोग भागलपुर राजमहल के पहाड़ी में थे, किंतु बाहरी लोगों के आने से, जमींदार अंग्रेज के आने से इनका जो शोषण किया गया, इसी शोषणकारी नीति के खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह करने पर क्या किया, मजबूर किया। अब इसका कारण तो सिंपल है, वही आर्थिक कारण। इसको क्या क्या लिख सकते हैं, जमींदारी प्रथा और इसका दुष्प्रभाव वहाँ हुआ था। नई भूयस प्रथा, क्योंकि पहले उन लोग सामूहिक लगान पद्धति से खेती करते थे, ऋण में वृद्धि हो गई, लगान नहीं चुका पाते थे। परंपरागत वनों अधिकार से इनको वंचित कर दिया गया, वनों का यूज करने से इनको रोक लगा दिया गया, बेगारी का काम कराया गया। अगला सामाजिक जीवन में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप, दिद्दीकुलों का हस्तक्षेप हो गया, ठीक ना। और जब हस्तक्षेप हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, इनका जो बेसिक जो संरचना था उनके समाज का विकृत हो गया। राजनीतिक कारण में आइएगा तो यहाँ पे परंपरागत जो पंचायती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। और तत्कालिक कारण था दरोगा हत्याकांड प्रकरण, जिसमें कि मामूली एक चोरी के आरोप में ना एक मतलब कि एक संथाल को जेल में पकड़ लिया जाता है, बाद में संथाल उस दरोगा की क्या कर देता है, हत्या कर देता है, और यहीं से विद्रोह की क्या हो जाती है, शुरुआत आपकी हो जाती है। आसान क्वेश्चन था। अब देखिए अगर क्वेश्चन कहीं पूछे इसका स्वरूप कैसा था, देखिए किसी भी अगर जनजातीय विद्रोह का स्वरूप अगर पूछे, और अभी बहुत ही बीपीएससी लगातार पूछ रहा है, अभी डब्ल्यू या सीडीपी के एग्जाम में पूछा था स्वरूप, जनजातीय विद्रोह का ओवरऑल में पूछा था क्या इसका स्वरूप रहा था। किसी भी जनजातीय विद्रोह का अगर आप देखिए इसका स्वरूप आपको कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। पहला ये स्थानीय विद्रोह है, जनजातीय विद्रोह है, हिंसात्मक विद्रोह है, सत्र विद्रोह है, भाला का प्रयोग हुआ है, ये लोग करते थे, हिंसक घटनाएं हुई। और यहाँ हर एक विद्रोह में कहीं ना कहीं धार्मिक स्वरूप देखा गया, धार्मिक भावनाएं देखा गया, और कहीं ना कहीं शोषणकारी सत्ता को ही निशाना, अंग्रेज हो या ब्रिटिश हो, जमींदार को निशाना बनाया गया। और ये लोग संगठित थे और वर्गीय प्रकृति, निचले तबके के लोग थे, और ये
विद्रोह कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद विरोधी विद्रोह भी था। इसका स्वरूप आप ऐसे करके लिख सकते हैं। बाकी अगर ये पूछेगा कोई कि संथाल विद्रोह जन विद्रोह का एक आदर्श कैसे, एक आइडियल कैसे, देखिए आइडियल होना के लिए आपको कुछ कुछ उसके एंगल वहाँ ढूंढना पड़ेगा। भाई पहली बात तो ये है कि ये विद्रोह जो है अत्याचार के खिलाफ था। 55-56 में संथाल एक हुए, भागलपुर राजमहल पहाड़ी जनजाति क्षेत्र में ये लोग इकट्ठा हुए। 400 गांव से लगभग 60,000 जनजाति इकट्ठा हुए और सिद्धू कान्हू ने घोषणा की अब हमारे ऊपर कोई सरकार हाकिम दावेदार नहीं है, संथाल राज स्थापित हो गया है तथा इनके आक्रमण के मुख्य केंद्र क्या थे, महाजन थे, जमींदार, पुलिस थे। मतलब ये जो इनकी गतिविधियां देख के लगता है कि नहीं यह एक आदर्श प्रतिरूप था। किसी भी विद्रोह का आदर्श क्या कहेंगे, उसमें क्या गतिविधियां हुआ और इसकी गतिविधि देख के हमको लगता है इस विद्रोह का नहीं ये आदर्श था। फिर ये लोग क्या किए, संगठित होकर लड़ाई किए, कई बस्तियों पर हमला किए। उनका नारा था जमींदार पुलिस जमींदार का नाश हो। कुछ समय में आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया, सभी संचार व्यवस्था भी क्या हो गया, ठप हो गया। सरकार ने विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया, मार्शल लॉ भी लागू करना पड़ा और कई सारे जो संथाल क्या हो गए, मारे भी गए। मतलब ये एक आदर्श प्रतिरूप था। और यहाँ सिर्फ आदर्श सिर्फ उसकी गतिविधि नहीं बल्कि इसका जो परिणाम हुआ वो भी आप परिणाम भी लिख सकते हैं कि जो संथाल को कई तरह का अधिकार दिया गया, संथाल परगना बनाया गया, तो ये सब चीज़ आप इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी जितना भी टॉपिक अभी तुम्हें बहुत सारा बचा हुआ है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें, क्योंकि एक वीडियो मेरा टारगेट है कि 40 से 45 मिनट के बीच में हो ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो। तो अब बाकी जब नेक्स्ट इसका, क्योंकि हम जो बीपीएससी मेंस जो कैप्सूल है इसको कोशिश करेंगे कि 8-10 लेक्चर में लाएं ताकि जो जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया आपका 40 मिनट में लगभग 10 टॉपिक कवर कर दूं। तो अब इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी और भी इसमें हम इस तरह से लाते रहेंगे। बाकी अभी जो है 67, 68 जिनको भी देना है तो डेली आंसर राइटिंग के साथ साथ फुल टेस्ट, हाफ टेस्ट सब प्रोग्राम चल रहा है। जिनको भी मेरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।